के अंदर था। तो हिस्ट्री में कहां तक आप लोग पहुंच गए? मतलब क्या चल रहा है अभी हिस्ट्री में? हाँ, ओके। तो बहुत जल्द आप लोग का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, लगता है एक आध हफ्ते का और क्लास होगा आपका। हाँ, हिस्ट्री का जो मंजू सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक वो सर बता रहे हैं कम से कम ध्यान से देखते चले, क्योंकि उसी का जो है बिहार के रेफरेंस में हम उसी को बताने वाले हैं आगे। ठीक है, बंगाल विभाजन जब हुआ है तो बिहार के क्षेत्र में क्या क्या जो है विरोध हुए, चाहे चंपारण सत्याग्रह को तो वैसे भी थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन जितने भी टॉपिक को मंजू सर अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखते चलना है, क्योंकि उसी में जो बिहार का रेफरेंस होगा उसी को हम बताने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में शायद हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से कि बिहार में जितने भी यूरोपियन कंपनियां आए हैं अपने आप को कैसे स्टैब्लिश किया, क्या क्या ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है ना। तो आज वहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहां तक हम पहुंचे थे एक बार कोई मुझे बता दीजिएगा, कोई कॉपी है किसी का? कहां तक बताए थे? देखूं। ओके, बंगाल बता रहा था ना। तो उसमें कल मैं बोला होगा कि लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा पहले भी, पर कहानी पूरा समझ में आया था सबको? स्टोरी पूरा दिमाग में सेट रखना है कि कैसे कैसे ये परिवर्तन हुआ है, बदलाव कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि एक बार आपने पहले लिख लिया होगा जब मंजू सर ने पढ़ाया होगा, है ना। तो जब बिहार के क्षेत्र में भी ये जितने भी यूरोपियन कंपनियां, चाहे ब्रिटिश की बात करें, है ना, डेन की बात करें, या फिर शांत हो जाओ, बैठ जाओ सभी लोग पहले, अरे बैठ जाओ फटाफट, इतना देर क्या करना है, जगह तो है काफी। तो जितने भी यूरोपियन कंपनियां हैं उसमें खास करके जब ब्रिटिश है तो बिहार के क्षेत्र में कई जगह पर विद्रोह होना शुरू हो गया। जिस प्रकार से देश में आपने जनजातीय विद्रोह पढ़ा होगा, है ना, सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय, उसी प्रकार से बिहार के क्षेत्र में भी कई सारे हुए थे। तो एक एक करके सभी को देखना है ना। बिहार में सामाजिक, आर्थिक एवं जनजातीय विद्रोह, समझ में आ रहा है सभी को? जिससे देश में आपने पढ़ा होगा ना, कई सारे विद्रोह को सर ने बताया होगा, नहीं कैसे पढ़ा होगा? उसी प्रकार से बिहार में भी कई सारे विद्रोह हुए ऐसे जो या तो अंग्रेजों के खिलाफ थे, या तो फिर कोई और यूरोपीय जैसे ट्रेडर, जैसे कि आपका पुर्तगीज हो गए, या फिर डेन के खिलाफ हो सकता है। तो बिहार में क्या क्या रहा जरा ध्यान से देखिएगा एक एक करके। एक विद्रोह है और उसका नाम है नोनिया, नोनिया विद्रोह। नाम सुना है कभी? पढ़ा भी आप लोगों ने क्या? ये नहीं पढ़ा होगा। नोनिया विद्रोह, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, ठीक है? अरे इधर देखो, उधर नहीं देखना है, इधर देखो, इधर क्या है वो बगल वाला, उससे क्या दोस्ती निभा रहे हो यहाँ पे? बता रहे इधर देखने, तो क्लास एग्जाम में आएगा तो उसके बाद कहोगे कि पढ़े तो हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे थोड़े चलेगा। क्या बोला हमने? तो 1770 से लेकर के 1800 तक, 1770 से बिहार में एक जाति हुआ करता था, एक कास्ट, जिसको कि नोनिया कहते हैं, ठीक है। ये जाति अगर कहा जाए तो इसमें इसका काम क्या था कि जो बिहार के क्षेत्र में जो सोरा होता था, तो सोरा जो है मिट्टी से प्राप्त होता था। सोरा का एक क्ले, साल्ट पीटर का एक क्ले होता था, मिट्टी, और उससे ये लोग क्या करते थे, सोरा को कलेक्ट करते थे, जमा करते थे, और यही जो है अंग्रेजों को बेचा करते थे। बात समझ में आया हम क्या कहें? नोनिया जो है एक कास्ट का नाम है ना, एक जाति है, एक कास्ट है, और इन लोगों का काम क्या है, जो आपका सोरा का मिट्टी होता है उसको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके बेचना। तो या तो वो अंग्रेजों को बेचता है या फिर कोई और व्यापारी अगर उसको मिल जाए तो उसको बेचने का काम करता था। तो पहला बात तो ये समझिएगा कि जब ये लोग कलेक्ट कर रहा है उस सोरा के मिट्टी को, तो कलेक्ट करके जब बेच रहा है तो अंग्रेज इसको जो है पैसा कम दे रहा है बाकी व्यापारियों के मुकाबले। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? जैसे
अगर बात किया जाए तो केवल और केवल ब्रिटिश तो हमारे देश में है नहीं या हमारे बिहार में है नहीं, पुर्तगीज भी हैं, डच भी हैं। तो ये अंग्रेज जो है वो इन लोगों को कम पैसा देता था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 1 मन के लिए 1 रुपए देता था अंग्रेज, जबकि दूसरा व्यापारी जो है वो उसको 2 से 3 रुपए जो है आपका दिया करता था। 1 मन समझते हैं कितना होता है? 40 किलो अगर सोरा के मिट्टी को जमा करे तो वो अगर अंग्रेज को देता है तो 1 रुपए इसके बदले दिया जाता था, जबकि अगर दूसरे व्यापारी को ये लोग देते हैं तो कितना, 2 या 3 रुपए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो नोनिया जाति लोग जो हैं इन्होंने क्या किया कि अपने जो भी सोरा वाला जो मिट्टी है इसको दूसरे को बेचना शुरू कर दिया। तो जब दूसरे को बेचना शुरू कर दिया तो अंग्रेज को दिक्कत हो गया, उसको लगने लग गया ऐसा कि बेचे तो हमें ही दे। वो कह भी रहा है कि पैसे भी हम कम देंगे और देना भी मुझे ही होगा ये मिट्टियां, और इसीलिए मेनली यह विद्रोह चला है। तो बिहार के कई क्षेत्र, जैसे कि अगर बात किया जाए जो साल्ट पीटर का मेन एरिया रहा था, जैसे तिरहुत का क्षेत्र हो गया, सारण का क्षेत्र हो गया, पूर्णिया का क्षेत्र हुआ, इसी क्षेत्र में यह रिवोल्ट जो है, यह रिबेलियन जो है आपका चला था। तो 2-3 बातें जो पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल जो पूछा जाएगा वो नोनिया विद्रोह किससे संबंधित है? सोरा के व्यापार से। किससे है? सोरा, जाहिर सी बात है कि सोरा के लिए जो मिट्टी कलेक्ट कर रहा है उसी को बेचने को लेकर के चल रहा है बातें। तो यह एक जाति का नाम है और इन लोगों का काम क्या है कि सोरा के मिट्टी को कलेक्ट करना है ना, सोरा के मिट्टी को जमा कर बेचना। बात समझ में आ रहा है? तो जो हमने बताया था कि साल्ट पीटर के जो सॉइल है इसी को, क्ले को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके बेचने का काम था। तो इसमें ये बातें आपको बस केवल समझना, याद नहीं रखना है कि 1 रुपया दे रहा है या 3 रुपया, बस ये समझ लीजिएगा यहां पर कि इसको कम, जितना वैल्यू है उससे कम दिया जा रहा है इन लोगों को, और इसीलिए यह विद्रोह हुआ है जो कि 1770 से लेकर के 1800 तक चला है। अब ये एक सवाल यहां से बनता है कि किस क्षेत्र में इसका जो है विस्तार था, आखिर ये जो विद्रोह चला है किधर किधर था। तो अगर आप बिहार के मैप में देखोगे तो शायद हमने इस पर पहले भी डिस्कस किया है, सोरा से संबंधित कुछ बातें, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है वो तिरहुत का है ना। तो तिरहुत में सोरा एक तो खूब होता है, फिर ये सारण का हिस्सा जो है सारण में खूब सोरा है, और यहाँ जो पूर्णिया है इस पूर्णिया के क्षेत्र में भी सोरा है, और साथ साथ में थोड़ा ये भागलपुर का जो क्षेत्र है। बात समझ में आ रहा है? सोरा के बारे में नहीं बताया मैंने पहले। सोरा का इस्तेमाल, सोरा एक विस्फोटक पदार्थ हुआ करता था, है ना, जो कि गन पाउडर के रूप में या फिर अगर कहीं बारूद बनाया जा रहा है तो बारूद में इसका इस्तेमाल होता था। जब 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के बाद जो है सोरा का डिमांड पूरे देश में बढ़ गया था, क्योंकि समझ गए कि अगर लड़ाई आगे भी होगा, युद्ध आगे भी होगा, इसके लिए तैयारी कैसे करना है, विस्फोटक बनाकर कहीं बारूद रहेगा तभी तो लड़ोगे। और इसीलिए जो है सोरा का जो है इस्तेमाल वो काफी ज्यादा होने लगा, मतलब सब लोग ऐसा लगने लगा कि हम भी जमा करें अपने लिए। अंग्रेज भी सोच रहा है यही, और भी व्यापारिक जो है वो भी लोग सोच रहे, और कुछ लोग यूरोप भी भेज रहे, तो इसका जो है डिमांड बढ़ गया। तो ये अगर इसमें पूछा जाए कि कौन कौन से क्षेत्र में, तो याद रखना है तिरहुत में, सारण में, पूर्णिया में और भागलपुर के क्षेत्र में जो है यह नोनिया विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह जो है 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक के चला था। मेनली ये बेस्ट था कि सोरा का जो यहां पर मिट्टी है उसको कलेक्ट करके बेचने, सोरा व्यापार को लेकर के चल रहा है। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, कब से कब तक चला है? 1770 से 1800। नोनिया एक कास्ट, एक जाति का नाम है ना, जिसका मुख्य जो काम था, मेन जो काम था, सोरा की मिट्टी को जमा करना और अंग्रेजों या फिर और यूरोपीय कंपनियों को बेचे। समझ में आ गया? तो अंग्रेजों ने इसको जो है 1800 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते जो है इसी के, जो आप समझिए इस बात को, इसी का मिट्टी जो इसने बेचा सोरा, इसी सोरा से बारूद भी बनाया, इसी सोरा से बंदूक भी बनाया और इसी पर अप्लाई भी कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसी से सोरा खरीदा भी, और सोरा खरीद करके बम और बारूद और मतलब गोली भी बनाया, मतलब एक तरीके से बंदूक भी तैयार किया और इसी पर अप्लाई भी कर दिया। अब देखो यहाँ के जो लोग थे वो केवल रॉ मटेरियल में ज्यादा विश्वास रखते थे, जो हमारे पास कपास है, हमारे पास नील है, हम उसी को बस बेच रहे हैं, और उसका यूटिलाइज करके और हम ही पर वो इस्तेमाल भी कर रहा है। और इसी विद्रोह को दबाया भी गया इन्हीं बंदूकों और बारूदों की मदद से 1800 ईस्वी तक। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। एक विद्रोह हुआ जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। बिहार में
कई सारे विद्रोह है जिसका कोई लॉजिक नहीं था लेकिन फिर भी हुआ। सन्यासी, इसमें समझिएगा क्या हुआ। यह भी लगभग 1800 ईस्वी के आसपास में ही चला है। इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा गलत फहमी हो गया। हाँ, लिखना शुरू काहे कर रहे हो अभी, थोड़ा देख लो इधर। लिखवाएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे। हाँ, अरे बस कल नहीं लिखवाए थे इसलिए क्योंकि आपने पहले भी उसको पढ़ा होगा। उसके पहले क्लास में तो लिखवाए जी। तो पूरा लिखवा देंगे, सोच लेना फिर शुरू से लेकर के अंत तक। अभी अभी किसी को नहीं लिखना है। आप लोग लिखने पर इतना फोकस कर रहे हो कि देखने पर कम हो जा रहा है। लिखवाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी में सब लोग हो, मतलब हम देख रहे हैं तो लिखना बंद कर दे रहा है और फिर इधर घूम रहे हैं, लिखना शुरू कर दे रहा है। हम भी कहें जैसे इधर देखते हैं तो ऐसे कैसे हो जा रहा है फिर नीचे। मतलब ये डर से देखना भी चाहिए कि हाँ नहीं लिख रहे हैं, और लिख भी रहे हैं। सन्यासी विद्रोह को ध्यान से समझिएगा। 1800 ईस्वी और बिहार और बंगाल का सम्मिलित क्षेत्र, एक तो बिहार भी है और साथ साथ में बंगाल। तो इस क्षेत्र में बिहार और बंगाल में साधु और संत बहुत थे, समझ में आ रहा है। तो साधु और संत का एक अपना गेटअप होता है ना, अपने तरीके से उनका पहनावा ओढ़ावा। जो आपने जो गेरुआ कलर का जो ओढ़े हुए पहने हुए देखा होगा, पूरा एकदम सन्यासी दिखे। तो सन्यासी लोग को जब अंग्रेज देखता था तो उसको लगता था कि ये लोग गिरोह में रहने वाले लोग हैं। बात समझ में आ रहा है। भारतीय जो संस्कृति है उससे उतना परिचित नहीं था ये अंग्रेज लोग। तो उसको लगने लगा कि ये लोग गिरोह में रहने वाले लोग हैं, कल होकर के हो सकता है कि हम पर जो है किसी प्रकार से हमला ना कर दे। और इसीलिए जितने भी सन्यासी लोग हैं और साधु लोग हैं, सबको पकड़ पकड़ करके जेल भेजना शुरू कर दिया। कौन भेजा? अंग्रेज लोग। उसको लगने लगा कि ये लोग गिरोह वाले लोग हैं, जबकि हमारे यहाँ के सन्यासी लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते, और उन लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं, तुम लोग इस भेष में हो केवल, और हमको आगे चल करके नुकसान पहुंचाओगे। तो बहुत बड़े पैमाने पे 1800 ईस्वी के लगभग में इस समय जो है साधु को और संत को, दोनों को जो है साधु संत को गिरोह बतला करके, गिरोह बताकर यहां पर जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कब की बात है? 1800। सम्मिलित क्षेत्र एक तो आपका जो बिहार है, बिहार भी, और साथ साथ में बंगाल, बिहार और बंगाल। तो आपसे पूछा जाएगा, देखिए कई बार प्रश्न ऐसा पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विद्रोह है जो बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ है, और उसमें कई सारे ऑप्शन रहेंगे आपको। तो वैसे में फिल्टर करने में आपको ज्यादा मदद करेगा। बात समझ में आ रहा है। अब उसमें आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा बात कि कहां पर कौन सा विद्रोह हुआ है, तो आप कैसे टिक आउट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तो सन्यासी विद्रोह बेसिकली एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग वाला विद्रोह ये हुआ है, और इसमें अंग्रेज लोग क्या कर रहा है कि भारतीय साधु संतों को गिरोह बतला करके ऐसा कह रहा है कि किसी न किसी संगठन से तुम्हारा लेना देना है। बात समझ में आ रहा है। किसी न किसी संगठन से, और तुम लोग हमको नुकसान पहुंचाओगे, और इसीलिए यह विद्रोह हुआ है 1800 ईस्वी में। कब हुआ है? 1800 में, बिहार के साथ साथ बंगाल के क्षेत्र में। बहुत ही छोटा सा ये विद्रोह, ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है। अगला देखिएगा। अगला जो है आपका कोल विद्रोह, नाम सुना है? ये तो आपने पढ़ा भी होगा। कोल पढ़ा है? 1831 में। कब की बात कर रहे हैं? 1831 में। बिहार और साथ साथ में बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा भी दिखता है, जो झारखंड का हिस्सा, ठीक है, बिहार और साथ साथ में झारखंड का जो हिस्सा है, दोनों सम्मिलित है इसमें। बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड। तो इसमें बेसिकली ये था कि बिहार का दक्षिणी भाग और साथ में झारखंड में जो आप रांची देखते हो, हजारीबाग देखते हो, इस क्षेत्र में जो जनजाति लोग रह रहा है, पूरा छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में, इन लोगों के जो है जो जमीन है उस पर हस्तक्षेप करने लग गया है अंग्रेज। ब्रिटिश क्या कर रहा है कि इनके जमीन को हड़पने का लगातार कोशिश कर रहा है। इसीलिए 1831 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बुद्धो भगत। नाम इसका क्या है? बुद्धो भगत। तो ये बुद्धो भगत जो है इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, और ये पूरा छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र, कहां बोला हमने? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मैप पर आपको ये चीजें क्लियर है कि छोटा नागपुर के पठार कहाँ है? हाँ, इंडियन मैप पे केवल है। अगर अभी वर्तमान के बिहार से देखा जाए तो ये दक्षिण में पड़ेगा, है ना, छोटा नागपुर। और ये बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा, जो गया से लेकर के आपका जो बांका जमुई जो सम्मिलित दिखता है दक्षिण का पठार, वो सब छोटा नागपुर का ही हिस्सा है, वो अलग नहीं है, है ना।
तो ये सम्मिलित क्षेत्र था आपका बिहार भी, और अभी देखा जाए तो वर्तमान झारखंड भी, लेकिन उस समय झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। समझ में आ रहा है? तो 1831 की बात कर रहे हैं, और इस समय जो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में जो जनजाति है, इन जनजातियों के जमीन के ऊपर जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। और जब हस्तक्षेप हुआ तो यही लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं 1831 में, जो कि जाना जाता है कोल विद्रोह के नाम से। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। तो पहले ये तीन को आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा एक साथ बताएंगे तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले आप लोग टॉपिक दीजिएगा, बिहार में सामाजिक, आर्थिक तथा जनजातीय विद्रोह। और यहां से शुरू करेंगे सभी लोग लिखना, ठीक है। जो लाइन को हम बोलेंगे केवल उसी को नोट डाउन करना है, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग भी लिखेंगे और आगे होगा, है ना। बिहार में सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय विद्रोह, दोनों लोग टॉपिक को लिखिएगा। जो लाइन को हम बोलेंगे केवल वही नोट डाउन करना है। लिख लिया? लिखिएगा पहला नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह, नोनिया विद्रोह, नोनिया रिबिलियन, ठीक है। पहला लाइन लिखिएगा। आवाज नहीं जा रहा है? अभी जा रहा है? ठीक है अभी। पहला लिखिएगा, द नोनिया कास्ट यूज टू कलेक्ट, द नोनिया कास्ट यूज टू कलेक्ट एंड प्रोसेस्ड साल्ट पीटर क्ले, साल्ट पीटर क्ले which was used in making gunpowder, which was used in making gunpowder। हिंदी वाले लिखिएगा, नोनिया जाति सोरे के मिट्टी को एकत्रित कर, नोनिया जाति सोरे के मिट्टी को एकत्रित करके तथा संसाधित तरीके से तैयार करते थे, जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता था, जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बारूद बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट लाइन यहीं से लिख लीजिएगा, आप सेम नोट डाउन कीजिएगा। बस एक छोटा सा जो है आप चेंज यहां पर करिएगा, ये केवल आसामियों के लिए नहीं, चूंकि हम बिहार के रेफरेंस में बता रहे हैं, तो यहां पर आप जो है वर्कर्स को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर आसामी जो है वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स, कामगार या फिर मजदूर, है ना। 1 रुपये 12 आने प्रति मन देती थी, जबकि अन्य व्यापारी इसी में जो है अधिक देता था, 3 रुपये प्रति मन प्रदान करता था, ठीक है। सोरे के लिए कंपनी वर्कर्स को 1 रुपया प्रति 12 आने प्रति मन देती थी, जबकि कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपये प्रति मन प्रदान करता था, अधिक पैसे देता था, जो हमने अभी बताया आपको।
लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हो गया क्या? अच्छा लिख लीजिए। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, वेन द नोनियाज स्टार्टेड सेलिंग रॉ साल्ट पीटर, वेन द नोनियाज स्टार्टेड सेलिंग रॉ साल्ट पीटर, to other traders, to other traders, the British started torturing, the British started torturing। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, है ना। जब नोनिया कच्चा सोरा अन्य व्यापारियों को बेचने लगा, जब नोनिया कच्चा सोरा अन्य व्यापारियों को बेचने लगा, तो अंग्रेजों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ड्यू टू दिस द नोनिया पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग, ड्यू टू दिस द नोनिया पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग, revolting to escape from the activities। हिंदी वाले लिखिएगा, इससे नोनिया बचने के लिए, इससे नोनिया बचने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया, इससे नोनिया बचने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, their rebellion continued from, their rebellion continued from 1770 to 1800 AD, their rebellion continued from 1770 to 1800 AD, है ना। लिखिएगा, यह विद्रोह 1770 ईस्वी से लेकर, यह विद्रोह 1770 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला, 1770 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट लिखिएगा सन्यासी विद्रोह, आगे लिखिएगा सन्यासी विद्रोह। अच्छा क्षेत्र नहीं लिखे, चलिए लिख लीजिएगा दोनों लोग। तो इसमें आप लिखिएगा, एक तो तिरहुत, दूसरा सारण, है ना, तिरहुत, सारण, पूर्णिया तथा भागलपुर। रीजन की बात करें तो इसमें आप लोग भी सेम लिखिएगा, तिरहुत, सारण, पूर्णिया एंड भागलपुर। जो क्वेश्चन अभी तक इस टॉपिक से बना है उसमें यही पूछा गया है कि नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था। बात समझ में आ रहा है? जो अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस टॉपिक से उसमें यही है कि नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था, और उसमें जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन यही आपको मिलेगा कि सोरे के व्यापार को लेकर के। बात समझ में आ रहा है? ट्रेड ऑफ साल्ट पीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला लिखिएगा सन्यासी विद्रोह।
लिख लीजिएगा यहीं से दोनों कोई, इंग्लिश वाले हिंदी वाले, बोल दूं मैं? हिंदी वाले बोल दूं? सेम है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। चलो लिखो, हम समझ गए तुम लोग हल्ला करोगे। हल्ला करना है तो शांति से लिखो फिर। अगर दिख रहा है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम लिखवा देंगे। हाँ ये तो चाहिए ही यार, आंसर लिखवा दीजिए बिल्कुल। अभी हमने पढ़ाया तो समझ में नहीं आया? इसमें क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति समाज एवं परंपराओं से अपरिचित अंग्रेज पदाधिकारी सन्यासियों की गिरोह तथा भेदिया समझकर उस पर आक्रमण करने लग गया। बोलता हूं, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिशियल अनफैमिलियर विथ इंडियन कल्चर, लिखना है इंग्लिश वाले लिखिए। द ब्रिटिश ऑफिशियल अनफैमिलियर विथ इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस। द ब्रिटिश ऑफिशियल अनफैमिलियर विथ इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस, considered the group of monks to be a gang of dacoits and spies and started attacking them। हिंदी वाले सेम, आप लोग तो लिख ही रहे होंगे। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत शातिर हैं। जिस प्रकार से इन लोगों पर लांछन लगाया गया हम भी समझते हैं कि आप लोग फटाफट नोट डाउन कर रहे होंगे। अच्छा, लिख करके बताना है। चलिए लिखिए सभी लोग। कोई भी नया लाइन है ही नहीं, नहीं तो मैं इसको बताता। साधु संतों फकीरों को अकारण गिरफ्तार कर सरेआम फांसी पर लटका दिया जाने लगा, बिना किसी कारण के। हम्म? चलिए लिखेगा सभी लोग। हो गया? लिख रहे हैं अभी? नेक्स्ट लिखिएगा। हो गया सबका क्या? चलिए लिखो लिखो। आगे लिखिएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, कोल रिबिलियन, ठीक है। कोल विद्रोह, पहला लाइन लिखिएगा इसमें। मेनी ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर, मेनी ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर, मेनी ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर, पलामू एंड सिंहभूम, पलामू एंड सिंहभूम टुगेदर rebelled against the together rebels against the increasing interference of increasing interference of British। लिखिएगा छोटा नागपुर
पलामू तथा सिंहभूम के क्षेत्र में, लिखो, छोटा नागपुर, पलामू तथा सिंहभूम के क्षेत्र में कई जनजातियों ने साथ मिलकर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग। लिख लिया? द मेन रीजन फॉर द रिबिलियन ऑफ द ट्राइब्स, द मेन रीजन, अच्छा धीरे धीरे और बोले क्या? नहीं है पीपीटी आपको लिखना है। ओके, द मेन रीजन फॉर द rebellion of the tribes was their exploitation by the British। हिंदी वाले लिखिएगा, जनजातियों के इस विद्रोह का मुख्य कारण जनजातियों के विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों के द्वारा उनका शोषण था। अंग्रेजों के द्वारा उनका शोषण था। The Munda tribe had launched an the Munda tribe had launched an armed movement against the company। The Munda tribe has launched an armed movement against the company। हिंदी वाले लिखिएगा, मुंडा जनजाति ने कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया। मुंडा जनजातियों ने कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया। लिख लिए? जब आपने यहां पे टाइटल दिया है उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए ऊपर 1831 टू 33, 1831 से 1833 तक के। जहां पर आपने ये टाइटल दिया होगा ना वहीं पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 1831 टू 1833। अरे टाइटल दिया होगा ना कहीं पे, तो जहां पर आपने टाइटल दिया है ठीक वहीं पर आपको जो है ये नोट डाउन कर लेना है। समझ में आया? नोनिया विद्रोह समझ में आया होगा एक तो, हाँ। उसके बाद सन्यासी विद्रोह और अगला देखिए तमाड़ विद्रोह। नाम बड़ा खतरनाक खतरनाक मिलेगा, सोच लेना। ये तमाड़ विद्रोह जो हुआ है रांची के क्षेत्र में, ठीक है। अभी रांची तो झारखंड का हिस्सा बन गया, लेकिन उस समय चूंकि यह बिहार का हिस्सा। बच्चा लिख रहा है सर आप ऑनलाइन वालों का कमेंट देखते क्यों नहीं है? तुम लोग बात ही ऐसे करते रहते हो, ऑनलाइन वाले का क्या देखा जाए। देखो आगे, मुंडा समाज अपनी परंपरागत जो है सामाजिक व्यवस्था के अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे और लगातार कोशिश कर रहा था यहां पर भी ब्रिटिश लोग जो इनके जमीन जायदाद थे इस पूरे रांची के क्षेत्र में, ये भी कहिए तो छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार के हिस्सा में ये भी हुआ है आपका, ठीक है।
अस्थाई बंदोबस्त के कारण मुंडाओं की जगह जमीन तथा जंगल से संबंध बदल दिए गए थे, जिसके कारण मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। मुंडाओं का यह विद्रोह दबाने के लिए 1783 ईस्वी में मेजर क्राफर्ड को तमाड़ भेजा गया। ठीक है ना, तमाड़ यहां पर जगह है। और मेजर क्राफर्ड ने मुंडा विद्रोह को बंदूक तथा तोपों के सहायता से जो है बर्बरता पूर्वक जो है कुचल दिया। मेनली आपको यह समझना है, तमाड़ विद्रोह में छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र यानी कि वर्तमान बिहार के दक्षिण में, और यहां पर जो तमाड़ जनजाति हैं, इन जनजातियों ने विद्रोह इसलिए किया है क्योंकि यहां पर जो इनकी जमीनें हैं वो अंग्रेजों के द्वारा हड़पा जा रहा है। और खास करके इस छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में तो बहुत अधिक हुआ है। मुंडा के साथ में भी हुआ है, संथाल के साथ में भी हुआ है, यहां पर जो हमने बताया आपको तमाड़। यहां पर जो है याद रखिएगा एक जनजाति जिसका नाम है उराव। नाम सुना है? उराव जनजाति। तो मेनली जो है इन लोगों को उराव कहा जाता था, जिन लोगों ने इसमें जो है मेन जो है भाग लिया था। उराव जनजाति जो है ये तमाड़ विद्रोह करने के लिए, तो इसमें अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं इनके जमीन के ऊपर, जो जिस पे ये खेती कर रहा है उसको अपने कब्जे में ले रहा है, और इसी कारण से विद्रोह हुआ। 1783 ईस्वी में मेजर क्राफर्ड को जो है तमाड़ भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए, और इसने गोली बंदूक के सहायता से इसको दबा दिया। तो 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। सबसे पहला कि तमाड़ विद्रोह में जो जनजाति जो भाग लिया है उसका नाम है उराव। क्या नाम है? क्या नाम है? तमाड़ विद्रोह जो है उराव जनजातियों का एक विद्रोह था। अगर इसमें क्षेत्र पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र में हुआ, तो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, वहीं पर एक जगह ही का नाम है तमाड़, लेकिन वो पूरा जो है छोटा नागपुर का पठार का ही एरिया है। तो उराव जनजाति ने भाग लिया इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने उसके जमीन को हस्तक्षेप इंटरफेरेंस कर रहा था, और इसी वजह से हुआ। क्लियर है? 1783 ये डेट को याद रखिएगा। और इसी समय मेजर क्राफर्ड के द्वारा जो है इसको जो है दबाया गया था बर्बरता पूर्वक, मतलब जबरन दबा दिया जाना, गोली बंदूक। क्योंकि समझिएगा इस बात को कि अंग्रेज के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो यही था, जहां पर भी लगता था कि संख्या अधिक है भारतीयों का, गोली बंदूक और तोप का इस्तेमाल करना है। और जब ये इस्तेमाल होता है तो लोग वैसे ही भगदड़ में भाग जाते थे। अब देखिए बिहार के लोग गलती किए इन लोगों को सोरा बेच करके। समझ में आ रहा है? अगर सोरा नहीं बेचा होता तो इन लोगों के पास इतना गोली बंदूक तो एट द टाइम कम से कम नहीं होता। हमारे ही जो है सोरा से ये लोग जो है विस्फोटक पदार्थ बनाते जा रहे हैं। तो इसको यहीं से नोट डाउन करना है, तमाड़ विद्रोह, या तो मैं बोल देता हूं इसको। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस बने हैं अभी तक पूछे गए हैं उसमें यही कि कौन से जनजातियों ने भाग लिया था तमाड़ विद्रोह में? किसने लिया है? कौन से क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था? छोटा नागपुर का। तो इसको दबाया कब गया है? तो 1783 में, 1783 में। और नाम याद रखना ब्रिटिश जो है आपका मेजर क्राफर्ड, ठीक है ना, जिसने कि इसको दबाया था। नोट कर लेंगे बिना हल्ला किए हुए आप लोग, तो शांतिपूर्ण तरीके से आप इसको लिखिए। सिर्फ देखिए छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में संथाल है, मुंडा है, उराव है, कोल है, सब लोग शामिल रहते थे। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में ही ये सभी लोग शामिल रहते थे। लिख लिए? वो पीछे वाला तुम्हारा लिख नहीं रहा इसलिए पूछ रहे, ना तो हिंदी में ना तो अंग्रेजी में। तो सामने आ गए क्या? हाँ, मुंडा के लोग भी शामिल थे लेकिन मेनली ये उराव जनजाति का था। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा समाज अपनी परंपरागत, यहां पर मुंडा और उराव दोनों कर लीजिएगा, ठीक है, आपको अलग से लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। मुंडा और उराव, मुंडा और उराव, मुंडा एंड उराव।
दोनों ही एक साथ में लिख लीजिएगा, मुंडा एंड उराव। देखो ज्यादातर जो ये विद्रोह हुए हैं सब के सब जो है ज्यादातर जनजातियों ने किया है, क्योंकि उन्हीं लोगों को ज्यादा सताया जा रहा था, है ना। चाहे संथाल की बात करें, मुंडा की बात करें, उराव की बात करें, कोल की बात करें। एक क्वेश्चन तो आना पक्का है, ये जान लीजिए आप यहां से। एक प्रश्न जो है वो आना ही आना है। तो सामने आ गया क्या? तो कल बिल्कुल नहीं लिखवाया गया था, तो आज ज्यादा लिखने का कार्यक्रम आप लोग का चल रहा है। कल केवल हिस्ट्री का क्लास चलेगा आप लोगों का, है ना। मंजू सर पढ़ाएंगे। परसों तो आऊंगा। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, तो सर एक साथ कंप्लीट करेंगे यहाँ और वहाँ के सेंटर पर, इसलिए वो सोच रहे होंगे, कि आपका पूरा दिन कल हिस्ट्री ही चले। आप लोगों का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, इसीलिए। मैं ऑनलाइन ले लूँ? अरे आप लोग तो यहीं रहेगा ना इस टाइम पे, और शाम को मैं बिजी रहूंगा। हाँ, अरे मैं वहां क्लास लेते रहूंगा और कहाँ बिजी रहूंगा? अजीब सवाल है। अरे कहाँ बिजी रहिएगा? अपना तो तुम्हारा क्लास होगा, उस पर फोकस कम है, हमारे ऊपर फोकस ज्यादा है कि कहाँ बिजी रहिएगा। सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसी बात की जानकारी इकट्ठा करना है। सर ने पहले बता दिया होगा कि कल हिस्ट्री का क्लास चलेगा। कंफर्म कैसे आपको पहले जब तक पता नहीं रहेगा आप मेरे से पूछेंगे कैसे? अगर यही ध्यान लगाए होते किताब और कॉपी पर तो कुछ ज्यादा अच्छा तुम्हारा कंटेंट हो गया होता। तो ये क्या कह रहा है, सर कहाँ बिजी रहिएगा आप? हो गया आप लोगों का? चलिए आगे समझिएगा, नेक्स्ट जो हम बताने वाले हैं, बहावी आंदोलन। इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। हम्म? बहावी आंदोलन पढ़ा है? बहावी आंदोलन, ध्यान से सुनिएगा। 19वीं सदी का लगभग दूसरा दशक चल रहा है। कब की बात कर रहे हैं हम? 19वीं सदी का दूसरा दशक, मतलब 1820 से ऊपर, ठीक है। और इस समय पूरे दुनिया में, केवल देश में नहीं हम बता रहे हैं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अब्दुल बहाव। नाम क्या बोला? नाम क्या बोला? अब्दुल बहाव। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है और उस आंदोलन के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा इस्लाम है वो सर्वोपरि है। तो जितने भी और अन्य धर्म के लोग थे सबके खिलाफ कहिए, या फिर कहिए कि मेनली जो था वो ब्रिटिशों के यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन जो कि धर्म सुधार, धर्म से संबंधित पुनरुत्थान, मतलब धर्म में परिवर्तन करने से संबंधित बात है। अब्दुल बहाव के इस आंदोलन का कहना क्या है कि हमारा जो इस्लाम है वो सर्वोपरि है और इसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलनी चाहिए। तो दो बातें यहां पर हो गई। इसमें पहला चीज ये कि अब्दुल बहाव ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म गलत है, लेकिन हम अपने आप को ऐसा स्टेबल करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग जहां पर भी हमारी प्रधानता है, हमारी संख्या है, वहां पर हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यह एक धार्मिक पुनरुत्थान का आंदोलन है, ठीक है। क्या बोला हमने? धार्मिक पुनरुत्थान।
धार्मिक पुनरुत्थान, इसमें कहना यह चाह रहा है कि जो हमारा इस्लाम है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें लीड होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसके अगेंस्ट में आया वो ब्रिटिश हो गया। कौन आया? ब्रिटिश। अब इसके पीछे का रीजन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही नियम और शरीयतों के अनुसार ये जो धर्म चल रहा था पहले से इस्लाम, उसमें इन लोगों को बड़ा असहज महसूस हुआ जब वेस्टर्न कल्चर जो है अपना प्रभाव दुनिया में छोड़ने लगा। वेस्टर्न कल्चर कैसे छोड़ रहा है? जैसे अगर भारत की बात किया जाए तो जैसे भारत में जो मुस्लिम है प्रॉपर उनका एक अपना अलग गेटअप है। जैसे महिलाएं हैं तो बुर्का पहन रही हैं, पुरुष भी हैं तो उनका वस्त्र अलग है। और ये जो आपके ब्रिटिश लोग हैं या फिर वेस्टर्न लोग हैं, उनके छोटे छोटे कपड़े, समझ में आ रहा है कि नहीं बात आ रहा है? तो इससे इस्लामिक लोग बड़ा असहज महसूस करने लगे कि उनका जो कल्चर है हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को प्रभावित कर रहा है। बात समझ में आया? क्या कह रहे हैं हम कि जो वेस्टर्न जो लोग थे कहीं ना कहीं उनका, खास करके इसमें आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज और ब्रिटिश है जो भारत के क्षेत्र में भी है, तो उनका जो अपना जो एक कल्चर था वो इस्लामिक कल्चर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा था। और इसी कारण से बड़ा जोर से जो है ये पूरे जो है दुनिया में फैला। भारत की बात करें तो एक नाम है आपका वेरेलबी, आपने नाम सुना है? अहमद वेरेलबी का। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं ये, और उत्तर प्रदेश का, और इन्होंने पूरे भारत में इसका विस्तार किया है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अंग्रेजों का विशेष करके यानी ब्रिटिशों का जो अपना कल्चर है उसके कारण से हमारा कल्चर प्रभावित हो रहा है। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं हम भी अभी जो है हम लोग वेस्टर्न को काफी ज्यादा जो है अपनाते जा रहे हैं। नहीं, उसके तौर तरीके से तो कपड़े हम लोग पहनने लग गए। यहाँ के लोग तो पहले धोती पहनते थे, है कि नहीं है? उन लोगों ने शर्ट पैंट शुरू किया, टाई शुरू किया, और हम लोगों ने उसको अपनाते गया। और लड़कियां तो ज्यादा अपना लिए, हालांकि बिहार में कम अपनाया है, दिल्ली में और मुंबई में लोग ज्यादा अपना लिए, है कि नहीं? इस पर हालांकि हम टिप्पणी कुछ नहीं कर सकते हैं इस पर टिप्पणी करना गलत है। हाँ, शांत रहो। हम कह देंगे कि छोटे कपड़े पहनना गलत बात है तो कहेंगे नहीं नहीं हम गलत नहीं, आप गलत हैं, आपकी नजर गलत है, आपकी सोच छोटी है। और हम क्यों नहीं, यहाँ बिहार में तो चलो एटलीस्ट कम देखने को मिल रहा है, बिहार में तो ये चीजें नहीं है। लेकिन इस, अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आपको इतना चिंता क्यों हो रहा है? हमको चिंता हो रहा है, हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, रिजल्ट कम हो रहा है। समझ में आया? हमारा लड़का बिगड़ रहा है, रिजल्ट कम हो रहा है। और अगर रिजल्ट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा प्रभाव भी कम हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो होगा कि नहीं होगा? इसलिए अपने तौर तरीके से हमारा यही कोशिश हो कि थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को हम कम अपनाएं, हमारा जो है कम से कम वही चलते रहे। तो जो भारत में अगर कहा जाए तो एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, अहमद वेरेलबी, और इन्होंने जो है काफी अधिक जो है इसके लिए प्रयास किया कि खास करके जो ब्रिटिश लोग हैं उनका जो कल्चर है उसको जो है हम लोग जो है प्रभाव विहीन करें, जो उनका अपना तौर तरीका रहने का। भारत में ये क्यों ज्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि भारतीय लोग इससे ज्यादा परेशान है। जो यूरोप वाले हैं उसको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ के लोग जिनका पहले से कल्चर अलग है, वहां पर नया कल्चर को दिखाया जाए तो इंसान आधा तो यही सोच में पड़ा हुआ रहता है कि देखो ना कैसे पहन रहा है, कैसे चल रहा है। नहीं, अभी बाहर रोड पर मतलब मान लो कि कोई ब्रिटिश महिला चलते हुए दिख जाए या पुरुष चलते हुए, तो बाकी आसपास के लोग उसी को देखने, इधर चाय वाले, समोसे वाले सब उधर ही देखने लग जाए है कि नहीं? मुद्दा का विषय बन जाता है। तो इस कारण से ये मतलब भारत में बहुत ज्यादा फैला, मतलब और अन्य देशों के मुकाबले ये जो बहावी आंदोलन था ये भारत में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। और भारत में भी सबसे ज्यादा ये जो पटना आपको दिखता है बिहार में, जो पूरे भारत का जो प्रमुख केंद्र था, वो प्रमुख केंद्र कहां था आपका? पटना ही था। ध्यान से समझिएगा। और प्रमुख केंद्र पटना है, और पटना में भी कहा जाए तो 1822 से लेकर के 1868 68 तक ये इतना लंबा समय तक जो है यहां पर लगातार विद्रोह चलते रहा। समझ में आ रहा है? 1822 से लेकर के 1800। तो अगर दुनिया की बात करेगा तो इसमें तो अब्दुल बहाव आ जाएंगे, ठीक है। अगर भारत की बात करेगा तो अहमद वेरेलबी, ठीक है। और अगर बिहार की बात करेगा तो दो नाम बिहार स्पेशल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक का नाम है आपका विलायत अली। क्या बोला हमने? क्या नाम बोला? विलायत अली। और दूसरा नाम है इनायत अली। दोनों नाम याद रखना है। जो प्रमुख केंद्र पटना है इसमें याद रखना है दो व्यक्ति का नाम। एक का नाम हमने क्या बोला? विलायत अली। और दूसरा नाम हमने बोला इनायत अली। इनायत अली, यही दोनों प्रमुख नेता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी नाम के बारे में पूछा जाएगा।
बात को आप समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा पहला प्रश्न जो बना है इसमें कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा। पूरे देश में ही प्रमुख केंद्र पटना है आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार हुआ इस आंदोलन का वो पटना में ही हुआ। और यहां पर दो व्यक्तियों का नाम, एक विलायत अली और दूसरा इनायत अली, दोनों ही लगातार प्रयास किए और कई बार, जैसे ऐसा नहीं कि विद्रोह चल रहा है तो रोज ही आंदोलन हो रहा है, ऐसा नहीं। मान लीजिए हुआ, फिर अंग्रेजों ने जो है अपना विरोध में जो है, अपना बचाव में जो है गोली बंदूक लाया, तो फिर जो है ये थोड़ा सुसुप्त पड़ जाएगा, फिर दोबारा यही विद्रोह चलने लगा, फिर आंदोलन फिर आंदोलन, समझ रहे बात को। तो ये इस प्रकार से 1868 ईस्वी तक के लगभग मेनली चला था। फिर जब इन दोनों का मृत्यु हो गया, इसका हत्या कर दिया गया विलायत अली और इनायत अली का, तो उसके बाद लगभग 1870 पहुंचते यह पूर्णतः समाप्त हो गया आपका जो है बहाव आंदोलन। बात समझ में आई। तो 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि बहाव आंदोलन या बहावी आंदोलन जो है आपका एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन है, जिसमें इस्लामिक शरीयतों को जो है प्रधानता दिया गया है। और उसके अनुरूप इस बात को कहा गया है कि जहां पर भी ये चीजें रहेंगी तो ये धार्मिक तौर तरीके से लीडिंग ये करेगा। अब इसके विरोध में ब्रिटिश क्यों आया, क्योंकि उसका कल्चर सीधा इसका उल्टा था। बात समझ में आ रहा है। एक तरफ पूरा फुल वस्त्र पहन रहा है और एक तरफ और छोटा होते जा रहा है, तो उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे। रहन सहन में भी ये परिवर्तन है, खाने पीने में भी परिवर्तन है और तौर तरीके में भी परिवर्तन है। तो इसीलिए सीधा जो ऑपोजिट आया, ऐसा नहीं कभी भी हुआ है कि इस धार्मिक आंदोलन में कभी भी बहावियों ने हिंदू धर्म के प्रति जो है अपना लड़ाई शुरू कर दिया, कभी नहीं। कोई कहीं पर किसी जगह पर कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। मेनली जो सामने अगेंस्ट में आए हैं, वो अगेंस्ट में कौन आए, ब्रिटिश ही आए। कारण क्या था कि उसका जो कल्चर है बिल्कुल ऑपोजिट था, और इसी वजह से दुनिया में इसको लीड करने वाले अब्दुल बहाव है। भारत में लीड करने वाले कौन है, अहमद बरेलवी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। अगर बिहार में लीडिंग की बात करेगा तब कौन है, विलायत अली और इनायत अली। तो पटना जो केंद्र रहा है 1822 से लेकर के 1868 तक, 1822 से लेकर के 1800, तो आपसे दशक के बारे में हो सकता है पूछ लेगा, समझ लीजिएगा। या तो आपसे लिख देगा 19वीं सदी के प्रारंभ में, या दूसरा दशक में, तीसरा दशक में, ऐसे आपके ऑप्शंस दिख सकते हैं। एकदम समझ में आया सबको। मेन केंद्र कहां इसका, पटना है। आगे देखिएगा, संथाल विद्रोह को तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा हाँ कि नहीं, बोल क्यों नहीं रहे हो जी। तो इतना धीरे तुम लोग खा पी करके नहीं आते हो क्या। संथाल विद्रोह कब हुआ है, 1855-56। और क्षेत्र इसका कौन सा रहा है, भागलपुर। और कहां, ठीक है, भागलपुर के साथ और कहां, राजस्थान। क्या बोल रहे हो तुम लोग। ये हिस्सा जो है आपका भागलपुर का है ना। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां, यही प्रमुख हिस्सा था। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा संपूर्ण हिस्सा के विषय में अगर कहा जाए तो ये छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र है, लेकिन इसी के पार्टीशन में अगर हमने अलग करके बताया तो ध्यान से रखिएगा याद कि भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां, या किताबों में ऐसा मिल सकता है राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के भागलपुर तक के मेनली यह विद्रोह जो हुआ था संथालों का 1855 से लेकर के। तो हमने कहां से कहां तक कहा, राजमहल की पहाड़ियों से कहां तक, पहाड़ियों से भागलपुर तक। अब देखिए संथालों के साथ में क्या क्या समस्या है, ध्यान से समझिएगा। ये लोग भी जनजाति है, जैसे एज यूजुअल हमने थोड़ा भी मुंडा के बारे में, थोड़ा कोल के बारे में, उराव के बारे में बताया। तो ये भी जनजाति हैं और ये लोग भी खेती करते हैं जंगलों में ही। बात समझ में आ रहा है, जंगलों में ही अपना खेती करते हैं। अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको लगा कि इन लोग जो जमीन पर खेती कर रहा है, हम इसी जमीन को कब्जा करके यहीं पर हम फैक्ट्री डालेंगे। बात समझ में आ रहा है। और अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया संथालों के जमीनों पर। एक रीजन पहला ये। दूसरा, इन संथालों के जमीनों को जो डायरेक्ट हड़प नहीं पा रहा था अंग्रेज, उसमें ये क्या कोशिश करने लग गया
कि जो इसका टैक्सेशन है, मतलब कि इनके जमीन पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को इसने बढ़ा दिया। कोई भी जमीन है, अंग्रेज उस पर टैक्स ले रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति यानी ब्रिटिश रूल के तहत, तो जो जमीनों के ऊपर टैक्स है, टैक्स को बढ़ा दिया। तो ये लोग क्या होते थे कि टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे, तो जब टैक्स दे नहीं पा रहे थे तो इस समय इन्होंने क्या है, ऋण लेना शुरू कर दिया, लोन लेना शुरू कर दिया। अब देखो कितना अल्टरनेटिव तरीका अंग्रेजों ने बनाया है कि अंग्रेज ब्रिटिश जो है किसी तरीके से इनका टैक्स भी माफ नहीं कर रहा है, और ब्रिटिशों ने ही एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया इन लोगों को कि आप साहूकारों के पास जाकर के, सेठ के पास जाकर के जो पैसा दे सकता है ऋण, समझ में आ रहा है बात को, इसको साहूकार कहते हैं, सेठ कहते हैं, ऋणदाता कहते हैं, उनसे जाकर के ऋण लो, मतलब टैक्स पे करने के लिए। और जब यहां से यही लोग जो हैं वो आपके संथाल लोग जो है टैक्स देने के लिए ही, जो सेठ होते हैं, ऋणदाता होते हैं ना, इन लोगों से ऋण लेना शुरू कर दिया और इसी के बदले जो है अंग्रेजों को टैक्स देना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही? खेती कर रहे हो आप, टैक्स चुका नहीं पा रहे हो, टैक्स देने के लिए आपको दूसरे से लोन लेने की जरूरत पड़ गई, और वही लोन को देने के लिए ही आप फिर तीसरे व्यक्ति से आपने लोन लिया। बात समझे? टैक्स देने के लिए तीसरे व्यक्ति से आपने लोन लिया, तो टैक्स तो आपने चुका दिया, लेकिन बाद में इस सेठ का जो है पैसा आप दे नहीं पा रहे हो। दोबारा क्या हुआ? इस सेठ का पैसा दोबारा आप नहीं दे पा रहे हो, और वैसी स्थिति में क्या हुआ कि यही सेठ ऋणदाता मिल करके और साथ साथ में अंग्रेज मिल करके इसके जमीन को हड़पना शुरू कर दिया। अवैध कब्जा, मतलब अगर आपका टैक्स बाकी है, आप नहीं दिए हैं, तो आपके जमीन जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया, और इससे ये लोग लगातार जो है परेशान होने रह गए। एक और बड़ा रीजन बना कि इस समय रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था इधर, और रेलवे लाइन जब बिछाया जा रहा था तो कह रहा था कि तुम लोग टैक्स तो दे नहीं पा रहे हो, तो कम से कम एक काम करो कि जो ट्रैक बन रहा है, ट्रैक में तुम लोग काम करना शुरू कर दो। और इन लोगों से बेगारी करवाया जा रहा है, मतलब पैसा नहीं देंगे आपको और काम करते रहना है। मतलब हर तरीके से ये लोग परेशान हो गए संथाल लोग। पहला चीज तो ये कि टैक्स नहीं पे कर पा रहे अंग्रेजों को, दूसरा कि इसने लोन ले लिया है, बात समझ में आ रही है, लोन भी नहीं चुका पा रहा है, तीसरा कि इन लोगों से जो है बेगारी करवाया जा रहा है। तो जब बेगारी करवाया जा रहा है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है, तो कई सारे एक साथ समस्याएं जब इन लोगों के सामने में उभर करके आया, तो इसको लगा कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हमको विद्रोह करना पड़ेगा। जब मेंस में आप पढ़ोगे तो एक एक पॉइंट को बारीकी से बहुत समझने की जरूरत है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ध्यान में सेट रखना है कि हाँ कारण क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन क्या लेना। तो यहां पर जो तीनों चारों कारण हमने बताया, एक तो ये टैक्सेशन का, दूसरा इन सेठ से जो है वो पैसे जो है लिया दोबारा चुका नहीं पा रहा है, तीसरा जो हमने कह रहा है कि ये रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है वो रेलवे लाइन के लिए जो है इन लोगों को जो है बेगारी कराया जा रहा है। मतलब कि बेगारी का मतलब ये हुआ कि काम करो पैसा नहीं मिलेगा, और इसी कारण से इसी समय जो है एक दरोगा रहता है, इंस्पेक्टर, उसी को हत्या कर दिया जाता है। ब्रिटिश एक अधिकारी है, ऑफिसर है, और उसी का हत्या कर दिया गया। तो एकदम से समझ लीजिए आग में घी डालने वाला काम। और वैसी स्थिति में 1855 ईस्वी में ही 4 लोगों के द्वारा, एक का नाम है सिद्धू, नाम सुना है आपने? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये 4 लोग हैं, ठीक है, चांद और भैरव, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, कहने को ये सभी भाई हैं, ठीक है। सिद्धू, कानू, चांद, कौन ने बोला? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। 67th बीपीएससी में सेम प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, कि संथाल विद्रोह को लीड करने में, नेतृत्व करने में कौन कौन शामिल था? तो इसमें नाम था सिद्धू और कानू का। किसका किसका? सिद्धू और कानू का। अगर क्षेत्र की बात करेगा कौन से क्षेत्र में हुआ, तो राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के भागलपुर तक के जो है इसका विस्तार रहा। अंग्रेजों के जो औपनिवेशिक नीति है इसी के खिलाफ। कारण क्या बन रहा है सबसे मेन, कि संथालों के जमीन का अवैध कब्जा अंग्रेजों के द्वारा किया जाना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो संथाल लोगों का जमीन है इस पर अंग्रेज लोग जो है अवैध कब्जा कर रहे हैं, इन लोगों का शोषण हो रहा है, और इसी कारण से तो इसमें सिद्धू, कानू, चांद और भैरव सभी लोग शामिल हुए। एक एक करके जब दमन करना शुरू किया, ये देखिएगा हिंसात्मक आंदोलन है, जितना भी आपको दिख रहा है ना, अभी हमें पढ़ा रहा हूं, सब में हिंसा होगा। मतलब अपने बचाव में और लड़ने के लिए ये सारे लोग जो है अपना जो भी इसका ट्रेडिशनल तीर चल रहा है, धनुष चल रहा है, वो चलाने का कोशिश लगातार करेगा। ऐसा नहीं कि ये गांधी जी का आंदोलन नहीं है, कि मतलब गांधी जी के आंदोलन में तो अहिंसा रहेगा ना, उसमें
उसमें तो किसी भी प्रकार से जो है हिंसा होगा ही नहीं। लेकिन ये लोग क्या है कि इसमें सब ज्यादातर में जो जितने जनजाति लोगों का रहेगा, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी जो है हिंसात्मक आंदोलन, मतलब खून खराबा दोनों तरीके से, इधर से भी खून खराबा हो रहा है और उस तरफ से भी खून खराबा। तो इसमें इन लोगों ने जब विद्रोह किया तो अंत में इसका रिजल्ट क्या हुआ? पहले तो इन लोगों के विद्रोह को दबा दिया गया, बाद में इन लोगों के पक्ष में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि इन लोगों का जो संथाल का जो क्षेत्र था इसके लिए एक ब्लॉक, एक परगना बना दिया गया। बात समझ में आ रही है? जब इस विद्रोह को दबाया गया तो अंग्रेजों के द्वारा एक परगना बना दिया गया, एक ब्लॉक, और उसमें यह बताया गया कि आप लोगों को उतना टैक्स अब नहीं पे करना पड़ेगा जितना बाकी लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा इन लोगों को रिलीफ मिला, हालांकि ये भी सिर्फ दिखाने वाली बात हो गई। ठीक है, कह रहा है, आप मान लीजिए कहीं पर टैक्सेशन में 15% है और आपको 13% देना पड़ रहा है, तो ये नाम मात्र के ही 2% तो कम है। लेकिन फिर भी अगर इसका परिणाम के तौर पर अगर आप कहेंगे तो इसमें यह हुआ कि विद्रोह के बाद संथालों के लिए संथाल परगना बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें देश के बाकी जगह का जो टैक्सेशन है उससे इनको रिलीफ दिया गया। बात समझ में आई? और अंततः आपने देखा कि चारों ही भाई जो इसमें है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, सबका जो है इसमें अंत हो जाता है, मतलब कि इन लोग मारे जाते हैं और विद्रोह को दबा दिया जाता है। संथाल क्लियर हुआ आप लोगों को? संथाल विद्रोह 1855-1856 एक हिंसात्मक आंदोलन, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव से, है ना, राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के भागलपुर तक। तो चलिए इसको नोट डाउन किया जाए, दोनों को, एक बहावी को और एक संथाल को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। बहावी को और संथाल को, जो बिहार के रेफरेंस में नया नाम मिलता है ना उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। जो नया नाम मिलता है वही आपको याद रखना है। लिखिएगा बहावी मूवमेंट, बहावी आंदोलन। ठीक है, लिखिएगा इसमें पहला लाइन, द बहावी मूवमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन, द बहावी मूवमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट the Bahavi movement has an important place in Indian people movement, place in the Indian people movement, Indian people movement against British rule, against British rule। लिखिएगा हिंदी वाले, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन में, भारतीय जन आंदोलन में बहावी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब्दुल बहावी was the originator of the Bahavi movement। अब्दुल बहावी, अब्दुल बहावी के साथ ब्रैकेट में अरबिया लिख लीजिएगा, अरब। अब्दुल बहावी was the originator of the Bahavi movement। लिखिएगा बहावी आंदोलन के प्रवर्तक, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अरब के अब्दुल बहावी थे, अरब के अब्दुल बहावी थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, दिस मोमेंट वाज स्टार्टेड विद द एम, दिस मोमेंट वाज स्टार्टेड विद द एम दिस मोमेंट वाज
started with the aim of removing British culture. ठीक है, लिखिएगा। यह आंदोलन यह आंदोलन ब्रिटिश सभ्यता के समाप्ति को लेकर शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सभ्यता के समाप्ति को लेकर शुरू किया गया था। शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अहमद बेरेलवी was leader the leader of this movement. Ahmad Berelavi was the leader of this movement in India. लिखिएगा, अहमद बेरेलवी देश में इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक थे। अहमद बेरेलवी देश में इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक थे। नेक्स्ट पॉइंट, पटना वाज द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। पटना वाज द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र पटना था। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र पटना था। नेक्स्ट पॉइंट, विलायत अली एंड इनायत अली विलायत अली एंड इनायत अली was the main leader in Bihar. विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यार छूट गया। ओके, विलायत अली और इनायत अली बिहार में इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 1822 टू 68, है ना, 1822 से लेकर 1868 तक। 1822 टू 1868 was the period of this movement. लिखिएगा 1822 से लेकर 1868 तक। 1822 से लेकर 1868 तक इस आंदोलन का विस्तार रहा। नेक्स्ट लिखिएगा संथाल। नेक्स्ट संथाल विद्रोह लिखिएगा। एक मिनट देखने तो दो। संथाल ड्राइव्स
counted the action. There was a rebellion against the money lenders company. They're losing their lands even after falling into trap. चलिए नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हल्ला नहीं करना है, नहीं कि हिंदी वाला ज्यादा हल्ला करते हो तुम लोग। नहीं, इंग्लिश वाले लोग करते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल कोतवाल को डांटे। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल जेन्युइन बात बोला, जिसका संख्या ज्यादा रहेगा सर वही ना ज्यादा हल्ला करेगा। और बोल भी रहा है। लिखिए सभी लोग। नहीं तो हमने तो ये प्रत्यक्ष देखा है ना कि जब इंग्लिश वाले को लिखाने लगते तुम लोग हल्ला करते हो, जब हिंदी वाले लिख रहे होते हैं तब इंग्लिश वाले बिल्कुल हल्ला नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, अब लड़ाई मत करो, हमारे लिए दोनों ही बराबर हो। थोड़ा जूम कर दे क्या, दिख रहा है या फिर जूम कर दे थोड़ा, इन लोगों को थोड़ा देखा जाए जी। एक सेकंड बस। दिख रहा है आप लोगों को, दिख पा रहा है कि जूम करना पड़ेगा? क्लियर है? तो लिखो ना फिर। लिख लिया कब तुम लिख लिए? दिखाओ जरा कॉपी, कॉपी दिखाओ। दिखाओ 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 दिखाओ, इधर दिखाओ। अच्छा, जब हम पढ़ा रहे थे तभी लिख लिया था, इसीलिए ना देर तक याद नहीं रहता है। और ये बात तुम जानते हो कि नहीं समझता है। हाँ, तुमको बहुत पता है। ये बात भी दूसरा कोई कह रहा है कि वो समझता नहीं है सर, केवल लिखता है। तुम लोग सच में बहुत ज्यादा समझदार हो लग रहा है। एक लड़का लिख रहा है सर, आप इंग्लिश मीडियम से हैं क्या सर, इसलिए इंग्लिश वाले को सपोर्ट करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हल्ला कर रहा है उसी के बारे में हम बता रहे हैं, झूठ थोड़े बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिख लो अब। लिखो, बदमाशी कर रहे हो खाली तुम लोग। आप लोग को दिख रहा है? मुश्किल हो रहा होगा थोड़ा लिखना, कि सर एक साथ इतना सारा दे दिए कंटेंट, अब भाई लिखते जाना है। ये थोड़ा बर्डन हो जाता होगा आप लोगों के लिए। अरे लिखो बो रहा। तो तुम क्यों बता रहा है? लिख रहा तुमको सुनना नहीं है? बात करने में तो तुम लोग माहिर हो। एक दिन तो ऐसा क्लास रखा जाएगा जिसमें केवल बात किया जाए। कह रहा है कल शाम में ही रख दीजिए। इसमें भी जल्दीबाजी। यही थोड़ा एक आपका जो है बड़ा मिलेगा, बाकी सब शॉर्ट में ही आपको मिलने वाला है आगे, है ना।
हो गया? लिख लिए? कौन तुमको बता दिया ये सब? हो गया? बस यही लास्ट पेज है, इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये लास्ट है। अभी तक नहीं लिखा? सिर्फ तुम लोग बोलते तेज हो, लिखते धीरे धीरे हो लगता है। कह रहा है क्या? पीटीआई की मेंस है? प्रीलिम्स कंप्लीट कर लिया? प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया? मेंस में तो प्रॉपर उसमें जो है टाइटल बना करके लिखना पड़ेगा, सब टॉपिक बना करके लिखना पड़ेगा। बस ये आखिरी मुश्किल है आपके लिए। अगर इसमें भी शॉर्ट करना चाहो, शॉर्ट कर दूं क्या? एक लाइन में कंप्लीट करा दूंगा। अब तो ये लिख लिया आप लोगों ने, इसमें बस शॉर्ट कर देता हूं बस, ठीक है? एक चांद भैरव वाला लाइन लिख लेना बस। ये लाइन बस नोट डाउन करना है यहां से। इधर नहीं नहीं नहीं, सारा नहीं लिखना है। परेशान तुम लोग वैसे ही खामा खा हो रहे हो। और ये आखिरी वाला लाइन बस, फर्स्ट एंड लास्ट। अब कम गया आप लोगों का दुख थोड़ा सा। फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन। फर्स्ट और लास्ट लाइन बस दो नोट डाउन करना है। हो गया? तो नहीं, तुम लोग हल्ला करने लगते हो तो मैं समझ जाता हूँ, लगता है हो गया होगा। हल्ला करोगे तो सोच लो 15 अगस्त आ रहा है, यहीं पे डांस करवाएंगे फिर, इसमें भी आगे। हाँ, तुम लोगों को पकड़ करके स्पेशल सुना जाएगा तुम लोगों से। हो जाए तो बता दीजिएगा, है ना? बहुत धीरे धीरे लिखते हो यार तुम लोग तो। हैं? बहुत धीरे धीरे लिखते हैं आप लोग। दो लाइन केवल बोला मैंने। 60,000 संथाली लोग मारे गए थे। 60,000। 60,000 समझ रहे हो कितना ज्यादा? 10,000 को तो ये लोग लीड कर रहे थे, चांद भैरव, सिद्धू कानू। आगे देखिएगा, एक बहुत नहीं हुआ। अभी भी कौन लोग, कितने लोग हैं? हो गया? दो लाइन लिखने में सजा के लिखना शुरू कर देते हो क्या?
दो लाइन लिखने में मतलब कि कब बोले हैं? चलो बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, मुंडा आंदोलन। अच्छा, एक कॉमन सा बात बताते हैं आपको, कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता होगा, आंदोलन, विद्रोह, क्रांति, ऐसा देखा है अलग अलग जगह, कहीं पे क्रांति लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर विद्रोह मिल जाए, या कहीं पर आपको आंदोलन। इस सब का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है। देखिएगा, अगर विद्रोह लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर, तो समझिएगा कि बिल्कुल भी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर कहीं पे विद्रोह लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब उसने सोचा और तुरंत जाकर के लड़ना शुरू कर दिया। कोई संगठित जो है वो विपक्षी नहीं है, वो सीधा जाकर के लड़ाई करना शुरू कर दिया, हिंसात्मक जो है अपना विरोध शुरू कर दिया, तो वो आपका विद्रोह कहलाएगा। जहां पर आंदोलन लिखा हुआ रहेगा, समझिए कि वो संगठित है, पहले से प्लान किया गया है उसको, समझ में आ रहा है। और जहां पे क्रांति लिखा हुआ है, तो उसमें चीजें हिंसात्मक भी हो सकती है और आंदोलन यानी कि संगठित भी हो सकती है। जैसे आपने टाइटल सुना होगा 1857 की क्रांति, ठीक है, कई जगह पर लिखा हुआ देखा होगा 1857 का विद्रोह भी। तो जब विद्रोह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो केवल ये बात करना चाह रहा है कि जहां पर ये विद्रोह हिंसात्मक हुआ है, बिना किसी ऑर्गेनाइज किया हुआ। जैसे अगर इसका तत्कालीन कारण पूछता है, तो आपको याद होगा कि जो 29 मार्च 1857 जो बैरकपुर छावनी में हुआ था, तो उस समय मंगल पांडे जो है वो इस समय विद्रोह ही तो कर रहे हैं, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लान करके तो कुछ किया नहीं उसने। वही अगर बात किया जाए और अलग दूसरे जगह का कि हाँ इस दिन हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन करने वाले, आंदोलन मतलब सीधा समझ लेना कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान किया हुआ है। जैसे गांधी जी का जितना भी मूवमेंट है, आप उसमें देखा होगा सब में आंदोलन लगा हुआ है। गांधी जी के द्वारा चलाया गया अंग्रेजों के विरुद्ध जितना भी विरोध रहा है, सब में आंदोलन। जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंदोलन कहने का मतलब संगठित है, पहले से प्लान किया गया है। बात समझ में आ रही? विद्रोह जहां पर रहेगा उसका मतलब यह हुआ कि कोई पहले से प्लान नहीं है, एक साथ भीड़ है और भीड़ जो है सीधा विपक्षी के साथ में आक्रमण करना है तो आक्रमण कर दो, विद्रोह करना है उसमें तो सीधा यही बात हुआ। ये छोटा जो है कॉमन सा जो है आपको ये फर्क दिखेगा विद्रोह में आंदोलन में। क्रांति में दोनों ही चीजें कॉमन दिख सकती है। तो मुंडा आंदोलन को लेकर के भी किताबों में आपको ये विद्रोह भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि यह हिंसात्मक भी रहा है। बात समझ में आई? यह हिंसात्मक भी रहा है। 1895, और इस समय आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र मतलब हम आपको यहां लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो वर्तमान झारखंड में ज्यादा रहेगा, वर्तमान झारखंड, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि यह मुंडा जो है एक जनजाति है, ट्राइब्स है, और इन लोगों के साथ समस्या क्या है ध्यान से देखिएगा। इन लोग जो है जो खेती करता है, इन लोगों का खेती करने का एक विशेष जो है इन लोगों के पास पद्धति है, जिसको कहते हैं खुटकटी पद्धति। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें यह होता है कि सामूहिक तरीके से ये लोग खेती करते थे। कोई जमीन है बड़ा सा, तो एक साथ कई किसान मिल करके और वहां पर खेती किया करते थे, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में, इस हिस्से में। तो जब ये लोग खेती करते थे, ये मुंडा जनजाति के लोग, तो ब्रिटिश लोग जो है इन लोगों के जमीन को भी हड़पना शुरू कर दिया। और इन लोगों के जमीन को जब हड़पना शुरू कर दिया, तो शुरुआती दौर में इन लोगों ने काफी अधिक रिक्वेस्ट किया अंग्रेजों से कि देखिए हम लोगों का खेती करने का यही जमीन बचा हुआ है और हम लोग यहीं पर खेती करेंगे। सबसे पहले क्या नष्ट किया कि इनका जो खुटकटी पद्धति था खेती करने का, उसको जो है समाप्त कर दिया। इसमें है क्या? कई सारे किसान एक साथ मिल करके और सामूहिक तौर तरीके से एकजुट होकर के, है ना, ये लोग खेती किया करते थे। तो वैसी स्थिति में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने इन लोगों को जो है खिलाफ ऐसी रणनीति नची कि इसमें जो है इन लोगों के जमीन को जो है हड़पने का कोशिश करने लगा। अब ऐसे ही समय पर जब जमीन हड़पने यानी कब्जा करने लगा, ठीक है, तो ऐसे ही समय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिरसा मुंडा। नाम क्या है? बिरसा
मुंडा। अब ये भी मुंडा जनजाति का है, टाइटल लगा हुआ है। तो बिरसा मुंडा जो है ये अपने आप को समझ रहे कि हमें अगर पृथ्वी पर भेजा गया है परमात्मा के द्वारा, तो इन जो मुंडा जनजाति हैं इन लोगों के कल्याण करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है कि हमें पृथ्वी पर भगवान ने अगर भेजा है तो इन लोगों के कल्याण करने के लिए, और वैसे समय में हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था। धरती आबा कहने का मतलब धरती का पिता। बात समझ में आ रही है? क्या कहते थे इसको? धरती आबा। बाबा नहीं आबा, तो बाबा मत समझ लेना। धरती आबा इसका मतलब होता है धरती का पिता। क्या बोला हमने? धरती का पिता। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि ये जनजातीय आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं किसका नाम, या किसको जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था? किसको? बिरसा मुंडा को। तो इसमें बिरसा मुंडा ने क्या कहा कि हमें जो परमात्मा ने भेजा है वो इसीलिए भेजा है, भगवान ने जो भेजा है कि हम यहां पर लोगों का कल्याण कर सके। तो कल्याण करने में सामने आ गया अगेंस्ट में अंग्रेज, तो कह रहा हम उन लोगों से लड़ेंगे। और 1895 ईस्वी पहुंचते पहुंचते, हालांकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि एक दिन में आंदोलन, एक दिन में विद्रोह, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे परेशान कर रहा है अंग्रेज जो है वो भारतीयों को, ये जनजातियों को, और उसमें जो है ये धीरे धीरे जो है अग्रसर हो रहे हैं कि हमें ये विद्रोह करना चाहिए। 1895 आते आते जो है बिरसा मुंडा ने एक जबरदस्त विद्रोह करने की शुरुआत कर दिया। इस समय जो ये विद्रोह है इसको एक और नाम से जाना जा रहा है जिसको बोलते हैं उल गुलान। उल गुलान। उल गुलान का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही महान विद्रोह। आप समझ में आ रहा है? एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही महान विद्रोह होता है, इसका मतलब उल गुलान। जैसे समझिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि नारा लगाए जाते हैं कई लड़ाइयों में, कई युद्ध में नारा दिया जाता है ना। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। अभी अब पढ़ना बाकी होगा लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। जैसे हिटलर लड़ते थे जब वर्ल्ड वॉर में, तो उस समय भी नारा देते थे। अब वो सबको समझा रहा है कि तुम अगर यहां पैदा हुए हो, मतलब बदला लेना तुम्हारा जो है एक आखिरी जो है ना गोल होना चाहिए। तो वैसे ही इसको उल गुलान कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? क्या बोला गया इसको? उल गुलान। तो मुंडा विद्रोह लिखा रहे, मुंडा आंदोलन लिखा रहे, या फिर उल गुलान लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होगा। और जो क्वेश्चन सेट करने वाला सेटर होता है बड़ा ये सब दिमाग लगाता है, उसको पता होता है कि मुंडा जैसे ही लिखेंगे समझ जाएगा कि बिरसा मुंडा है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा उल गुलान विद्रोह का या उल गुलान का जो है नेतृत्व करने वाला नेता कौन है? कौन है? बिरसा मुंडा। तो आपका पूरा फोकस अगर नहीं रहेगा उल गुलान के ऊपर तो वो आप गलत करके आ जाओगे। बिरसा मुंडा का ही दूसरा नाम, दूसरा इनको क्या कहा गया है? धरती। इसका मतलब क्या होता है? धरती का, है ना, उत्थान करने वाला यहां पर इस धरती पर। और इन्होंने कहा इस बात को, तो जब विद्रोह की शुरुआत होती है तो इसमें बिरसा मुंडा जो है अपने ट्रेडिशनल तरीके से तीर धनुष लेकर के, जो तीर धनुष है ना आपका, उसी के सारा, क्योंकि इन लोगों के पास आधुनिक हथियार नहीं है, कोई गोली बंदूक इन लोगों के पास नहीं है, जो तीर धनुष चल रहा है उसी तीर धनुष के सहायता से जो है ये लोग विद्रोह करना शुरू करेगा। 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के, जब तक लीड कर रहा है बिरसा मुंडा, यह विद्रोह चरम पे रहेगा। 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। 1900 में ही एक बहुत बड़ा घटना हो जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। 3 फरवरी 1900, कब की बात कर रहे हैं? 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा सो रहा होता है और बिरसा को सोते हुए जो है अंग्रेज गिरफ्तार कर लेता है। सोते हुए पकड़ लिया गया। अब देखो अंग्रेज लगातार इस फिराक में था कि कब ही पकड़ा है। बात समझ में आ रहा है? अगर लीडर ही नहीं रहेगा, लीडर नहीं रहेगा तो विद्रोह नहीं चलेगा। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाला गया, और 3 मई 1900 को इसकी मृत्यु हो गई जेल में बीमारी के कारण। 3 मई 1900 को मृत्यु हो गया इसका जो है जेल में, जो है बीमारी के कारण, बीमारी से जेल में। लेकिन ये जो सफर रहा 1895 से लेकर के 1900, ये 5-6 साल का, इसमें बिरसा मुंडा इतना लगातार प्रयास करते रहे, अंग्रेजों से लड़ते रहे। मतलब अंग्रेजों को जैसे कहते हैं ना कि एकदम से परेशान, नाक में दम कर देना, वो बिरसा मुंडा ने किया है यहां पर मुंडा जनजातियों के लिए। तो यहां से 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला चीज ये
कि मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है? कौन से क्षेत्र में? सब कोई बोलो, कौन से क्षेत्र में? है ना, मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम उलगुलान। क्या बोला हमने? उलगुलान। बिरसा मुंडा को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता था? धरती आबा। यह विद्रोह का समय अगर पूछा जाए तिथि, तो 1895 से लेकर के 1900, यानी कि जिस समय बिरसा मुंडा गिरफ्तार नहीं हुए तब तक यह जो है विद्रोह एकदम चरम पे था। बात समझ में आ रही है? गिरफ्तारी के ठीक पहले। तो ये आपका, अच्छा, इन लोगों की जो खेती करने की विशेष पद्धति, उसको क्या कहते थे? खुटकटी पद्धति कहते थे। और इसी को मेनली जो है बाधित किया था अंग्रेजों ने, खुटकटी पद्धति को। और तभी यह विद्रोह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। तो एक साथ में उल गुलान के नारा के साथ यह विद्रोह हुआ। और अंततः आपने देखा 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को जो है सोते हुए पकड़ लिया गया। 3 फरवरी 1900, ठीक है, 3 फरवरी 1900। 3 मई 1900 को इसकी मृत्यु हुई है बीमारी के कारण, जेल में ही। और अंततः इसको जो है दबा दिया गया। क्लियर है? सभी को याद रहेगा? चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। एक दो और छोटा छोटा विद्रोह है, जैसे एक लोटा विद्रोह आपको दिखेगा इसमें। हाँ, नाम ही है लोटा विद्रोह। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, देखिएगा। यह हुआ है जो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहां हुआ है? मुजफ्फरपुर में हुआ है। और मुजफ्फरपुर में जितने बंदी लोग हैं, मतलब जिन लोगों को बंद किया गया है, उसके साथ में हुआ कि पहले बंदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, मतलब नहाने के लिए, मतलब अपना जो बेसिक काम है उसके लिए। बाद में क्या करने लगा कि ये लोग जो है उसको मिट्टी का लोटा दिया जाने लग गया। जो पीतल का लोटा था उसको मिट्टी का लोटा। तो जितने भी मुजफ्फरपुर में बंद कैदी लोग हैं, सबने विद्रोह कर दिया। हमको ये मिट्टी का लोटा नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो पीतल का। इसलिए मुजफ्फरपुर के कैदियों ने यहां पर विद्रोह किया। और उसने मतलब इस तरीके से किया कि मुजफ्फरपुर के कैदी लोग जो है कपड़ा जो है पहनने से इनकार कर दिया। बोला कपड़े नहीं पहनेंगे तुम लोटा रखेगा तो कपड़ा भी रख लो। समझ में आया? तो ये लोटा विद्रोह से बस एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यह विद्रोह हुआ कहां था? कहां हुआ था? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों ने जेल के भीतर विद्रोह किया 1856 में। कब की बात है? 1856 में। तो पीतल के जगह पर इन लोगों को मिट्टी का लोटा दिया गया और इसीलिए यह विद्रोह हुआ है। बाकी और कोई एक छोटा सा ताना भगत आंदोलन, बस यही आखिरी है, लास्ट है। तो इसमें देखिएगा, बिरसा आंदोलन से प्रेरित होकर के ही 1914 ईस्वी में शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन अपनी सामाजिक, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों पर आधारित था। इसके नायक भी जो है अगर ताना भगत में कहा जाए तो उराव जनजाति था। कौन था? अब देखो, मुंडा भी कई जगह पर कॉमन था। जो आपका कोल विद्रोह भी जो हमने बताया था ना, उसमें भी मुंडा शामिल थे। चूंकि हमने कहा ही कि जो पूरा जो एरिया, जो आपका रीजन जो आपका दिख रहा है छोटा नागपुर का, इधर मुंडा सबसे अधिक है, संथाल अधिक है, उराव अधिक है। तो कई बार ऐसा होगा कि एक ही जनजाति एक से अधिक विद्रोह में शामिल दिखेंगे। मुंडा आंदोलन तो एक आपको हमने सेपरेट बता दिया। जो कोल विद्रोह है उसमें भी मुंडा लोग शामिल था। तो यहां पर क्या है कि उराव जनजाति इस ताना भगत आंदोलन में शामिल है। और उराव जनजाति के ताना भगत थे, है ना, अलौकिक सिद्धियों में जीने वाले ताना भगत आंदोलन नायक के नाम पर जतरा भगत नामक युवक की पहचान हुई थी। अच्छा, बाद में इसको जतरा भगत कहा गया। ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में 1914 में। और ये लोग मुंडा आंदोलन से प्रेरित हुआ है और जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप चल रहा है उसी के विरुद्ध में है। तो इन तीनों को लिख लिया जाए और आपका आज ये कंप्लीट हो जाएगा। बिरसा मुंडा लिखना है ना पहले, संथाल तक तो लिख लिया होगा आपने। चलिए, मुंडा विद्रोह में आप लोग लिखिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा उल गुलान। उल गुलान। बिरसा मोमेंट, बिरसा मुंडा मोमेंट, ठीक है, लिखिएगा। बिरसा मुंडा नोन एज द हीरो ऑफ दिस मोमेंट, he was also known as धरती आबा।
धरती आबा, धरती आबा। ही बाज ऑल्सो, देखना, धरती आबा। बाबा मत लिखना खाली कोई, अरे अरे सॉरी। धरती आबा, हिंदी वाले लिखिएगा, ठीक है। इस आंदोलन के नायक, इस आंदोलन का नायक बिरसा मुंडा थे। इस आंदोलन का नायक बिरसा मुंडा थे, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इट वाज ग्रेट मोमेंट, इट वाज ग्रेट मोमेंट दैट्स वाई इट वाज ऑल्सो नोन एज उल गुलान। उल गुलान, ठीक है, लिखिएगा। यह एक महान विद्रोह था, यह एक महान विद्रोह था, इसी कारण इसे उल गुलान भी कहा गया, इसी कारण इसे उल गुलान भी कहा। तुम फारसी में काहे लिखते हो जी? तुम्हारा राइटिंग है जो लग रहा है पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर वॉक्टर बनोगे क्या आगे चल के? इसी कारण इसे उल गुलान कहा गया, लिख लिए। द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोमेंट वाज 1895 टू 1900। यह विद्रोह, यह विद्रोह मुख्यतः 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। लिखिएगा। बिरसा मुंडा स्टार्टेड, बिरसा मुंडा स्टार्टेड मूवमेंट इन द एरिया, इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन सराउंडिंग एरिया ऑफ छोटा नागपुर। लिखिएगा। बिरसा मुंडा ने संपूर्ण छोटा नागपुर के क्षेत्र में संपूर्ण छोटा नागपुर के क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक है, लिखिएगा। द कंपनी इंप्लीमेंटेड मुंडारी खुटकटी सिस्टम। ठीक है, खुटकटी सिस्टम अंडर द ब्रिटिश एक्ट। द कंपनी इंप्लीमेंटेड मुंडारी खुटकटी सिस्टम अंडर द ब्रिटिश एक्ट। हिंदी वाले लिखिएगा।
अंग्रेजों ने मुंडाओं के खुटकटी पद्धति को, है ना, ब्रिटिश अधिनियमों के तहत शामिल कर लिया। ब्रिटिश अधिनियमों के तहत शामिल कर लिया। दिस वॉज द मेन रीजन ऑफ दिस मोमेंट। दिस वॉज द मेन रीजन ऑफ दिस मोमेंट। यह विद्रोह का प्रमुख कारण था। यह विद्रोह का प्रमुख कारण था। अपने तौर तरीके से उसने खेती करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने बोला कि ये खुदकटी पद्धति नहीं होना चाहिए, मतलब सामूहिक खेती नहीं करो, एक एक व्यक्ति अपना खेती करो और टैक्स भरो। बात समझ रहे? आपकी जितनी खेती है उसमें करिए और आप टैक्स भरिए। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तीन फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए, नहीं हो जाता है कभी कभी, आप लोग से गलती कभी नहीं होता है, हैं? अरे टंग स्लिप हो जाता है कभी कभी, इसमें क्या है? तो ना इस बात का इंतजार करते रहते हो, अच्छा अभी तो हो गया सर से। है कि नहीं है? हाँ, इसी में तो खुशी है बस। सर पढ़ाना छोड़ करके खाली अपना बात करे कितना अच्छा रहता। पढ़ाना छोड़ करके केवल अपना ही बात, है कि नहीं? लिखिएगा 3 फरवरी 1900 बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड while he was sleeping। ऑनलाइन वाले भी समझ गया। while he was sleeping लिख लिए? चलिए आगे लिखते हैं। आगे कौन सा था विद्रोह आपका? लोटा। लोटा। आज ये तो मोमेंट खत्म हो जाएगा सारा। डेथ वाला बच गया क्या? ओके, एक लाइन लिख लीजिएगा। 3 मई 1900 ईस्वी को, 3 मई 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया। जेल में मृत्यु हो गया। तो जहां मृत्यु हो गया उसके पहले बस जेल जोड़ लीजिएगा, ठीक है? बिरसा मुंडा वाज डेड ऑन 3 मई 1900 when he was in the jail। क्या हो गया? इससे ज्यादा आते ही नहीं, कभी आज तक पूछा ही नहीं है। हाँ बोलो, दिखाओ 9 जून कहां दिया भाई जी? दिखाओ दिखाओ। चलो मैं कहीं पर इसको ऑथेंटिक चेक करूंगा, ठीक है? चलो जहां पर 3 मई लिखा हुआ है उसमें आप ऑब्लिक देकर के 9 जून कर लो। कहां 3 मार्च कहां है जी? नहीं ये तो गलत है, 3 फरवरी ही होगा वो, ठीक है? ये 9 जून जहां पे 3 मई जहां पर डेट का टाइम लिखा है ना, वहां पे ऑब्लिक देकर के 9 जून बस लिख दीजिएगा। बाकी अरेस्ट वाला 3 फरवरी ही आपका रहेगा, वो कहीं पर कोई चेंज नहीं है। 3 फरवरी 1900 को ही वो अरेस्ट हुए। समझ में? वो कोई मार्च वार्च नहीं होगा उसमें। लोटा विद्रोह को लिखो, और इसमें तो 2 ही लाइन है ही, ठीक है? लोटा विद्रोह, लोटा रिबिलियन, है ना? द कंपनी गवर्नमेंट यूज टू ट्रेड, सेम लिख दो, 2 लाइन तो है इसमें, क्या अलग लिखना है?
देखो गिरफ्तार वाले में कोई चेंज नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा। जहां पे मार्च दिया हुआ अगर है तो वो समझ लीजिए गलत ही है। देखो कई डेट ऐसे जगह ऐसे घटनाओं का रहेगा कि अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है। अब जहां कंफ्यूजन वाला है, अगर एग्जाम में पूछ लिया, वैसे चांस कम है पूछने का, अगर पूछा फिर भी तो ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलेगा आपको। शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था, आज तक 10 किताब में अलग ही अलग रहता है। तो ये लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर में हुआ, यहीं के जेल में है ना, मुजफ्फरपुर के जेल में। हम्म। क्या हुआ? लिख लिया? गुड। लिख लिए? और भी है क्या कोई बचा? ताना भगत। अरे एक लास्ट बचा हुआ बस, ये ताना भगत ही तो है। नहीं लिखे? अरे 2 लाइन लिखने में इतना टाइम तुम लोग को लगता है, बताओ। ये लो लिखो। अब एक बचा हुआ है तो उसके लिए अगला क्लास थोड़े होगा। एक लिख रहा है, अब बस सर जिंदा रहने दीजिए। जिंदा रहेंगे तो अगला क्लास भी करेंगे। इसके बाद भी आप लोगों का क्लास होता है क्या? इकोनॉमिक्स का? कितने बजे? तो आप वापस जाकर के दोबारा आते हैं? यहीं रह जाते हो? हो गया अभी? बताओ। ताना भगत आंदोलन में बस यहां पर भी 3 लाइन है लेकिन। चलो ये शॉर्ट में ही है। अब इससे क्या इसको शॉर्ट किया जाए? 3 सेंटेंस है, इसको पूरा ही कर लीजिए। Inspired by the Birsa movement, the Tana Bhagat movement, which started in 1914 AD, it was the best the issue of social identity, religion, tradition, and human rights. Hero of Tana Bhagat, the Orao tribe. Orao tribe. A young man named Jatra Bhagat was identified after the hero of the Tana Bhagat movement had natural achievement. बोल के लिखवाए क्या? लिख लो ना, 3 सेंटेंस तो है बस। यही आखिरी है, चिंता नहीं करना है। तो कल आप लोग नहीं लिखे थे, बताइए उसके बदले थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो क्या दिक्कत है? हाँ? कल तो बिल्कुल भी लिखना नहीं पड़ा था। नहीं वो आपने पहले लिख लिया थी हिस्ट्री में, इसलिए मैंने नहीं लिखवा, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखवाया। इसमें मुंडा विद्रोह और संथाल तो आपको मिला भी होगा पहले भी। नहीं? अरे याद ही नहीं है क्या? मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह पहले मिला था कि नहीं मिला था? देखो ना, पूछते तो कुछ लोग पीछे देखता है, लेकिन नहीं हम तो थे ही नहीं सर।
वो कमेंट कर रहा है कि सर लोटा भी दो कभी नहीं भूलेंगे। यही खाली याद करके जाओगे क्या? हो गया सभी का? तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल नहीं, परसों। कहना क्या चाह रहे हो? कल कहाँ मिलिएगा, या कल कहाँ मिलिएगा? इन लोगों को ना कुछ बातें बहुत याद रहता है। कल छुट्टी है सर का, मतलब इतना ज्यादा, मतलब तुम लोग ये रहते हो कि हाँ ये नहीं कल क्लास होगा, मतलब पहले से ही पता है। तुम लोग का छुट्टी थोड़े, तुम लोग का तो क्लास होगा ही होगा ना। हाँ तुमको न मारेंगे, उलट के चल जाओगे पीछे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना।